हेलो, मैं हूं विवेक। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता ही है कि एमपी में बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिना समय गंवाए आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते रहिए, नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए और तैयारी को आपको छोड़ना नहीं है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापम के सारे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ये पॉइंट्स जो है आपको बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। सेकंड जो पॉइंट है आपका, वो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय पक्ष में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? ये डेट यहाँ पे देखिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है 11 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ओके, इसको किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। इसके बाद है संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई। ठीक है। संविधान का निर्माण करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई। इनमें जो सबसे प्रमुख समिति थी, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य ये संख्या थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद अपन आइए जानते हैं प्रारूप समिति के बारे में, इसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो आइए जानते हैं कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और कौन कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, या इन सदस्यों में से कौन जो है प्रारूप समिति में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त सर श्री एन गोपाल स्वामी, जो कि पहला नाम है सर श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये शामिल थे प्रारूप समिति में। दूसरा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, सेकंड नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद है KM मुंशी। फिर है इसके बाद है मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है। ये सारे नेम जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। DP खेतान, अगला जो नाम है वो है DP खेतान, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात TT कर्मचारी को शामिल किया गया। ठीक है। और N माधवराव और अन्य सदस्य थे। और जो अगले जो सदस्य थे वो कौन से थे? N माधवराव और अन्य सदस्य भी थे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट नेम है। एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा यहाँ पे सर श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, DP खेतान, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात TT कर्मचारी को स्थानांतरित कर दिया गया, और N माधवराव यहाँ पे शामिल थे, और भी सदस्य यहाँ पे शामिल थे। अब यहाँ बात ये आती है कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। संविधान को तैयार करने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आइए
समझते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है, तो आइए जानते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन पर अध्यक्षता के हस्ताक्षर भी हो गए थे। ठीक है, हालांकि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? इसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे वजह ये है क्योंकि 1930 से ही 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। कब से? 1930 से ही 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज था, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको समझ में आई। इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब आइए जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन संविधान के बारे में, अपने भारतीय संविधान के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब ली गई? 26 जनवरी 1950 को। एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। इसके बाद है नवनिर्मित संविधान में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। जो नवनिर्मित संविधान बना उसमें अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो 395 थी, उसमें 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको समझ में आ गई होगी, और इसको आई होप आप सब नोट डाउन भी कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि एग्ज़ाम में ना आया हो। तो इसके बाद आज आइए जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आइए अब डिस्कस करते हैं मूल अधिकारों के बारे में, जो कि हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ पे भारतीय नागरिकों को पहला जो मूल अधिकार प्राप्त है वो है समानता का अधिकार। सभी को समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो नागरिक है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी एक रूप से समान है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। ये अनुच्छेद 14 और 14 से 18 में इसका उल्लेख है। इसके बाद है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो मूल अधिकारों में जो दूसरे नंबर का जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पे अनुच्छेद 19 और से 22 के बीच में इसका उल्लेख है। तीसरा जो अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित किया गया है। अगला जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी भारतीय नागरिकों को अपनी धर्म के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म के अनुसार चलने के अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 और 28 में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद अगला जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेखित है। इसके बाद जो अगला जो अधिकार है, मूल अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो आई होप ये सारे अधिकार, मूल अधिकार आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक एक जो अधिकार है, मूल अधिकार है भारतीय नागरिकों के, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मूलाधिकार हैं और उनको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ये सारे अनुच्छेद भी यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं। इनको आप अच्छे से नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आएंगे।
तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल पे होती है पढ़ाई की बातें। और एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।